नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। उससे रिलेटेड अपने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम अपनी पिछली क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज 10.1 है वो और 10.2 के आगे वाले अपने जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 उनको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा है कि आप क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम पहले जो एक्सरसाइज 10.1 है उसको कवर करेंगे। उससे कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके अंदर वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर केवल उनको हमें एक बार के लिए देख लेना है। जैसे कहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो अगर हम किसी सर्कल की बात करें तो सर्कल पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचना चाहते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट कहा गया है तो वहां से तो हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पूछा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त है तो उसकी हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वो स्पर्श रेखा आप जैसे चाहे उस प्रकार से खींचे। यानी एक वृत्त है उसकी हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। यानी अगर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर कोई बाह्य बिंदु है वहां से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यानी पर्टिकुलर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पूछा जाए कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त पर, तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। प्रत्येक स्पर्श रेखा के साथ में एक स्पर्श बिंदु जुड़ा होता है। अगर अनंत स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। अगर वृत्त पर हम समांतर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो एक वृत्त पर हम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये सारी बेसिक जानकारी हमने इसके पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर प्राप्त की थी। यहाँ पर हम केवल उनको एक बार वापस देख रहे हैं। जो सवाल है अपने पास वो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही पूछे गए हैं। तो कहा गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी बनेगा। तो ये सारे सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगला कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पर कहा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कोई वृत्त है तो उसकी जो स्पर्श रेखा है उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद करना और स्पर्श करना हम एक ही बात को मानते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं समझना है, दोनों एक ही है। तो कहा गया है कि स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर आप ऐसा कहिए कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वो उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु। जो स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? यानी अगर अपने पास एक सर्कल है, एक रेखा है वो इस सर्कल को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी यहां पर भी प्रतिच्छेद किया, यहां पर भी प्रतिच्छेद किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। तो उस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं और उसे छेदक रेखा भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर अपने पास सर्कल है तो उसकी हम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? माना कि अपने पास एक सर्कल है, इस पर अगर हम समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने जाएं तो अगर एक स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से खींचते हैं तो दूसरी स्पर्श रेखा है वो हम इस प्रकार से ही खींचेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ खींचने जाएंगे तो वो स्पर्श रेखा या इसके अंदर चली जाएगी या फिर इसे दूर चली जाएगी। अगर स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर आ गई तो वो स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, वो छेदक रेखा बन जाएगी। और अगर वृत्त से दूर चली गई तो फिर वो अपने पास अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। यानी एक वृत्त है तो उसकी हम केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप चाहे जहां पर स्पर्श रेखा खींचे, अगर मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो उसके समांतर मैं केवल यहीं पर खींच सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पर खींची है तो उसके समांतर यहीं पर खींच सकते हैं। अगर यहाँ खींची है तो उसके समांतर यहाँ पर खींच सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं होगी। यानी एक वृत्त है तो उसके अंदर हम अगर समांतर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो एक साथ केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, उससे ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं होती है। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? एक वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी अगर हम कोई सर्कल बनाए, अपने पास सर्कल है,
और कहा है कि उसकी स्पर्श रेखा, यानी यहां से ये स्पर्श करके जा रही, इसका उभयनिष्ठ बिंदु, यानी वो बिंदु जो वृत्त के ऊपर भी हो और स्पर्श रेखा के ऊपर भी हो। तो दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो यही वाला है, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास कहलाएगा स्पर्श बिंदु। यानी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो अपने पास क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो अपने पास क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ से अपने पास कुछ चीजें थी, उनको हमने देखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, साथ में वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो अपने पास स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे अपने पास सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, PQ की लंबाई क्या है? यहाँ पर जो सवाल लिखा है इसका हमें डायग्राम दिया हुआ नहीं है, और जब डायग्राम दिया हुआ नहीं होता है तो जो भी चीजें होती है उसकी हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां से अगर एक पॉइंट भी इधर का उधर हो गया तो जो भुजाएं हैं उन सभी की माप है वो अलग आ जाएगी। तो अपने पास जो भी सवाल के अंदर पॉइंट दिए जाते हैं उन पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। सवाल के अंदर कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, यानी पहले हमें एक सर्कल बना लेना है, एक वृत्त बना दिया जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस वृत्त का एक बिंदु है P, माना कि यहाँ पर वृत्त का बिंदु क्या था? P। इस P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम क्या है? PQ। अगर ये वाला पॉइंट P हो जाएगा तो स्पर्श रेखा PQ तब बनेगी जब इसके बाहर कोई पॉइंट होगा, वो क्या होगा? Q। तो माना कि इसके बाहर कोई यहाँ पर पॉइंट है Q, इसके बाहर यहाँ पर पॉइंट क्या था अपने पास? Q। तो P और Q को P और Q को अगर हम मिलाते हैं तो अपने पास स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी? PQ। यानी हमें यहाँ से P और Q को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। P और Q को हमने क्या कर दिया? मिला दिया, क्योंकि P क्या है अपने पास? स्पर्श बिंदु है, और PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। अब त्रिज्या कितनी बोली थी? 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर हम इसका केंद्र माने, ये वृत्त का अपने पास क्या है? केंद्र। अगर हम इस P और इस केंद्र को मिला दें, P और केंद्र को क्या कर दें? मिला दें, तो अपने पास ये अपने पास क्या आएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, जो बिंदु Q है उसे इस प्रकार मिलती है कि OQ है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। केंद्र O बोला गया है, केंद्र क्या लिखा है? O। तो केंद्र हमने क्या लिख दिया? O। तो कहा है कि OQ है वो 12 सेंटीमीटर बन जाता है। सवाल के अंदर दिया है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम O और Q को मिला देते हैं, O और Q को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो ये जो OQ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है अपने पास 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है PQ की लंबाई क्या है, यानी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखना, जब हमने पहली क्लास इसकी ली थी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसके अंदर कहा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है स्पर्श बिंदु पर वो 90 डिग्री का बनता है, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 का कोण बनता है तो 90 के सामने वाली ये जो भुजा है OQ, ये अपने पास क्या हो जाएगी? कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो 90 के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ये जो शेष दो भुजा है उसमें आप किसी को आधार ले सकते हैं, किसी को लंब ले सकते हैं। हमने सिंपली एक ही मेथड अपनाया है कि आधार यानी R, तो R से हम क्या कर लेते हैं? रेडियस। स्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई यानी लंब, तो इसको हम लंब मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? आधार। और इसको क्या मान लेते हैं? कर्ण। ये कंपलसरी है कि कर्ण ही होगा, इसमें आप इसको चाहे तो लंब ले सकते हैं, इसको चाहे तो आधार ले सकते हैं, और इसको चाहे तो आधार मान सकते हैं, इसको चाहे तो लंब मान सकते हैं, क्योंकि हम किसी थीटा के सापेक्ष बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस Q वाले कोण पर अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। और अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो फिलहाल हमें किसी के सापेक्ष नहीं पूछा गया है,
तो हम केवल 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण मानेंगे। शेष दो भुजा में से आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अपने पास त्रिभुज है OPQ। त्रिभुज OPQ में जो एंगल P है वो है 90 डिग्री। एंगल P कितना है? 90 डिग्री। एंगल P 90 डिग्री, यानी जो त्रिभुज OPQ है वो समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय हम क्या लिखते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसके अंदर कौन सी भुजा है? OQ, तो ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर। आधार हमने R को माना है, यानी OP का स्क्वायर। लंब हमने PQ को माना है, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। OQ का मान कितना दिया हुआ है? 12, 12 का स्क्वायर। OP का मान दिया हुआ है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। और ये हो गया PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा अपने पास PQ स्क्वायर। 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। घटाएंगे तो 119 आएगा, यानी PQ स्क्वायर बराबर आ गया 119। तो यहाँ से भुजा PQ है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये अपने पास स्पर्शरेखा PQ की क्या आई है? लंबाई। तो PQ बराबर अपने पास मिल जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल हैं वो हमें एक्सरसाइज 10.2 के अंदर भी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार का सवाल मिले। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बनता है उसके अंदर ये सोच लेते हैं कि जो PQ है वो कर्ण है, तो इसको आधार और लंब मान लेते हैं और इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, तो ये PQ है उसको कर्ण के रूप में ज्ञात करते हैं। जबकि PQ है वो कर्ण नहीं है, वो या तो आधार है या लंब है, क्योंकि 90 का एंगल यहाँ बनता है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? कर्ण। तो ये जो बाह्य बिंदु और केंद्र के बीच में दूरी होती है ये कर्ण कहलाता है। त्रिज्या है R, उसको हम आधार ले सकते हैं। स्पर्शरेखा की लंबाई है उसको हम लंब के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि गलती यही पर होती है, हम PQ को कर्ण मान लेते हैं, क्योंकि हम जो ट्राइंगल बनाते हैं नॉर्मली वो हम इसी प्रकार का बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो हम इस प्रकार का ही बनाते हैं, और उसके अंदर ये हम क्या कहते हैं? कर्ण है। तो गलती से हम क्या कर देते हैं? इसको भी कर्ण मान लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। इसके अंदर बात करें तो ये त्रिभुज अपने पास कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का बनता है, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये अपने पास कर्ण हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ये ऊपर वाला कर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये कर्ण तब बनता है जब 90 का एंगल यहाँ होता है। अगर 90 का कोण O पर बनता तब हम कहते हैं कि ये PQ क्या है? कर्ण है। लेकिन 90 का एंगल P पर बन रहा है तो ये OQ क्या हो जाएगा? कर्ण। ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, या फिर ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला यहाँ पर एक सवाल है अपने पास, जो कि लगभग कहे तो रचना का सवाल है। वैसे रचना वाला आपने जो टॉपिक था वो हट गया है, ये जो सवाल है वो रचना का ही है, लेकिन अगर उसको हम नॉर्मल भाषा में समझे तो इसको हम हल भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अपने पास एक सर्कल है, अपने पास क्या है? एक सर्कल है। कहा है कि इसके अंदर मान लेना है कि आपको एक रेखा दी हुई है, एक रेखा इसके अंदर क्या माननी है कि वो हमें दी हुई है। माना कि ये रेखा हमें दी हुई है, ये जो रेखा AB है ये रेखा हमें दी हुई है। फिर पूछा जाता है इस AB के समांतर, इस AB रेखा के समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिसमें एक तो स्पर्श रेखा होगी और एक छेदक रेखा होगी। यानी इसके समांतर दो रेखा खींचनी है, एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक छेदक रेखा होनी चाहिए। अगर इसके समांतर हम कोई रेखा खींचे, जैसे एक रेखा मैंने
एक रेखा जैसे ये खींच ली, ये रेखा इस वृत्त को केवल स्पर्श करके जा रही है, इसने इस वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो अगर मैं रेखा PQ की बात करूं, रेखा PQ की बात करें तो ये रेखा AB के समांतर है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि AB है वो हमें दी हुई है, AB रेखा दी हुई है। तो AB के समांतर हमने एक रेखा खींची है PQ, AB के समांतर एक रेखा क्या खींची है PQ, जहां पर जो PQ है वो क्या है स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट है। PQ क्या है स्पर्श रेखा है। फिर का एक और रेखा खींचनी है जो कि छेदक रेखा होनी चाहिए, यानी यहां पर अगर हम एक और रेखा खींचें जो भी इसके समांतर ही होनी चाहिए, जैसे हमने ये दूसरी रेखा खींची है, इसको हमने नाम दिया MN, इसको क्या नाम दिया MN। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि AB और MN ये आपस में समांतर है, बराबर नहीं लिखना है, समांतर लिख। AB और MN क्या है समांतर है। AB और MN हमने क्या लिख दी है समांतर, लेकिन जो MN है वो अपने पास अप्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, कैसी है छेदक रेखा है, जहां पर MN क्या है छेदक रेखा। यानी अगर हम रचना वाले कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट अगर हल करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अपने पास सर्कल था जिसके बाहर एक स्पर्श रेखा, माफ कीजिए एक रेखा खींची हुई थी AB जो कि अप्रतिच्छेदी रेखा थी, उसके समांतर हमने एक रेखा खींची है PQ और एक रेखा खींची है MN। ये दोनों रेखाएं वो AB के समांतर हैं, लेकिन ये PQ है वो तो स्पर्श रेखा है और जो MN है वो छेदक रेखा है। तो हमें केवल ये बता देना है कि ये अपने पास स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है, क्योंकि हमें रचना वाला जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की सहायता से इसे हल करते हैं तो नॉर्मली आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे अपने पास ये सर्कल है, माना कि इसका जो केंद्र और परिधि के मध्य जो दूरी है ये माना कि है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि ये जो परिधि वाला पॉइंट है, जैसे इसको O लिखा है, इसको हमने लिखा है A, तो इस A से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट लेना है B। ये अपने पास केंद्र O था और ये पॉइंट A था, बीच में जो दूरी थी यानी जो त्रिज्या थी वो 3 सेंटीमीटर थी। तो A से हमने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्विच बिंदु लिया, अपनी इच्छा से एक बिंदु लिया है P, यानी यहाँ से यहाँ तक ये A है 3 सेंटीमीटर और A से B तक जो दूरी है वो भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर रखती है। फिर हमें क्या करना है कि ये जो OB रेखा बनी है पूरी की पूरी, उसका हमें समद्वि भाजन कर देना है। इस OB रेखा का क्या करना है समद्वि भाजन। अब OB रेखा का अगर समद्वि भाजन करेंगे तो जो रेखा है वो कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। तो यहाँ पर जो रेखा बनेगी वो अपने पास क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट पर टच करके जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 3, इसके आगे 3 सेंटीमीटर पे बिंदु लेना है, उसका समद्वि भाजन करना है। समद्वि भाजन किस प्रकार से करते हैं कि इस रेखा का समद्वि भाजन करना है तो यहाँ पर प्रकार रखना है, इसको आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर काटना है एक चाप नीचे, फिर प्रकार को बिना हिलाए यहाँ पर रखना है, यहाँ से एक चाप ऊपर काटना है एक चाप नीचे, जहां पर चाप करते हैं उनको आपस में क्या कर देना है मिला देना है। तो अपने पास ये जो रेखा होगी ये बिंदु A से गुजरेगी और A वाले पॉइंट पर टच करके जाएगी, यानी स्पर्श रेखा हो जाएगी। फिर हमें ये जो त्रिज्या है इसका अगर समद्वि भाजन करना है, तो अगर इसका समद्वि भाजन करते हैं तो प्रकार को इसके आधे से अधिक खोलेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर O पर रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जहां पर चाप कटेंगे उसको मिलाएंगे तो इस 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा समद्वि भाजन। तो रेखा कुछ यहाँ से गुजरेगी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी छेदक रेखा। और आप कह सकते हैं कि B पर अपने पास पहले से एक रेखा खींची हुई थी, तो यहाँ पर ये रेखा अपने पास हो जाएगी AB। फिर O और B का हमने समद्वि भाजन किया तो यहाँ पर अपने पास रेखा आ जाएगी PQ जो कि स्पर्श रेखा होगी। फिर O और A का समद्वि भाजन करते हैं तो अपने पास रेखा आती है MN जो कि अपने पास छेदक रेखा हो जाएगी। तो अपने पास AB रेखा दी हुई थी, एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, परिधि से 3 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लिया, उसको केंद्र से मिला दिया, जो बिंदु B आया वहां पर हमने एक रेखा खींची जिसको हमने नाम दिया AB। फिर हमने OB का क्या कर दिया, इसको कोई दूसरा नाम देते हैं AD, यानी हमने OB का क्या किया समद्वि भाजन, तो अपने पास रेखा PQ आई। ये रेखा PQ होगी वो इस OB का समद्वि भाजन किया यानी मध्य बिंदु होगा, तो ये जो मध्य बिंदु होगा वो इस A पॉइंट से गुजरेगा,
यानी यहाँ पर अपने पास ये स्पर्शरेखा मिल जाएगी, और ये अपने पास अगर ओ ए का हम समद्वि भाजन करते हैं तो जो एम एन मिलेगा वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो आप चाहे तो रचना वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे अपने सिलेबस में रचना वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इस सवाल के अंदर मैं केवल डायरेक्ट दिखाना था कि अगर अपने पास कोई रेखा खींची हुई है तो उस रेखा के समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचनी है जिसमें एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो ए बी हमने खींच दी, उसके समांतर हमने रेखा खींची पी क्यू, वो समांतर है लेकिन स्पर्श रेखा है। फिर ए बी के समांतर एक और रेखा खींची एम एन, वो समांतर है लेकिन छेदक रेखा है। इसके बाद जो अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, अपने पास एक्सरसाइज 10.1 है वो इतनी है। उसके अंदर जो अपने पास सिंपल सी चीजें हैं वो पूछी गई थी। एक पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल था जो कि अपने पास इंपॉर्टेंट है, वहां से अपने पास सवाल आ सकता है। और कुछ अपने पास सर्कल के बारे में और स्पर्शरेखा के बारे में कुछ बेसिक चीजें पूछी गई थी, वो हमें पता होनी चाहिए, वहां से एक एक नंबर के सवाल बन सकते हैं। अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी अगर हम दो सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, कहा गया है कि दो अपने पास क्या है, सकेंद्रीय वृत्त, अगर हम दो सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं तो कहा गया है कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी पहले सकेंद्रीय वृत्त बना देने हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये है कि दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। यानी अब अगर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाते हैं तो प्रकार को पहले कुछ खोल लेना है, वहां से वृत्त बनाना है। फिर जो प्रकार की नोक है उसको हिलाना नहीं है, जो तीखी वाली नोक है उसको वही रखना है, और प्रकार को थोड़ा और खोल देना है, और फिर एक और सर्कल बनाना है। तो जो दोनों अपने पास वृत्त बने हैं उन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, तो वो अपने पास कहलाएंगे सकेंद्रीय वृत्त। तो माना कि ये अपने पास एक वृत्त था छोटा सा, इसका केंद्र यहाँ पर था, हमने यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोला और ये सर्कल बना दिया। फिर यहाँ से थोड़ा और प्रकार खोला और ये बड़ा सर्कल बना दिया। अब कहे तो दोनों का जो केंद्र है वो अपने पास समान है, यानी ये जो दोनों वृत्त हैं ये अपने पास सकेंद्रीय वृत्त है। जब अपने पास जो दोनों वृत्त हैं वो कैसे कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त। अब इसके अंदर कहा है कि बड़े वृत्त की कोई जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी जो बड़ा वृत्त है इसके अंदर हमें जीवा खींचनी है। ये जो बड़ा वृत्त है इसके अंदर हम क्या खींचते हैं, जीवा, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करे। अगर हम यहाँ से कोई जीवा खींचते हैं और ये जीवा है वो इस वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करती है, हमने यहाँ से यहाँ तक ये क्या खींची है, जीवा है, ये बड़े वृत्त के अंदर जीवा हो गई, और ये छोटे वृत्त को इस वाले पॉइंट पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो कहा है कि स्पर्श बिंदु पर ये जो जीवा है वो समद्विभाजित होती है, यानी इस वाले पॉइंट पर इस जीवा के दो बराबर टुकड़े होते हैं, यानी आधी इसके इधर बचती है, आधी उधर बचती है। यानी ये जो स्पर्श बिंदु होगा वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, ये मैं सिद्ध करना है। तो पहले सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है वो लिख देना है। दिया हुआ है अपने पास, अगर इसका केंद्र हम ओ माने तो ओ केंद्र वाले अपने पास दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती। यानी अपने पास दो सकेंद्रीय वृत्त थे जिसका केंद्र ओ है। इसके अंदर कहा है कि बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर इसका नाम हम लिखते हैं ए बी, और ये जो स्पर्श बिंदु है ये अपने पास क्या हो जाएगा, पी। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित होती है।
यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ए बी के दो बराबर टुकड़े हुए हैं। तो सिद्ध करना है कि ए पी और पी बी आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी जीवा है वो समद्वि भाजित होती है, तो जीवा के दो बराबर टुकड़े हो गए हैं। उत्पत्ति की बात करें इसके अंदर, तो ये अपने पास जो केंद्र है, इस केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देना है। केंद्र को किससे मिला देना है, स्पर्श बिंदु से। साथ में ये जीवा के जो अंतिम छोर हैं उससे भी इसको मिला देना। यानी जो केंद्र ओ था उसको ए बी और पी से क्या कर देना है, मिला देना है। तो जो पी है ये अपने पास क्या है, स्पर्श बिंदु, और ये जो ओपी है वो अपने पास क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर ये ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ओ पी बी ये भी अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दोनों क्या रहेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य, यहाँ से ये स्पर्श रेखा जा रही है और ये त्रिज्या है, तो इसके मध्य यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हमने ये प्रमेय भी सिद्ध कर ली है। यहाँ पर 90 का कोण बन गया, ये 90 का कोण जिसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, इसके भी सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। दोनों के लिए अगर इसको हम लंब मानते हैं तो लंब का मान दोनों के लिए बराबर है। ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो एपी का मान और पीबी का मान अगर आपस में बराबर आता है तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो जीवा है वो समद्वि भाजित हुई है। यहाँ से अगर हम इनकी भुजाओं की माप लिखें तो ये जो ओबी है ये अपने पास बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और जो ओ ए है वो भी अपने पास क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अपने पास क्या है, आर है, और ये भी अपने पास क्या है, आर है। बड़ा व्रत है तो जो त्रिज्या है वो हमने कैपिटल आर लिखी है। वैसे अगर छोटे व्रत की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये ओ से पी तक ये अपने पास छोटे व्रत की त्रिज्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर। यानी ये अपने पास क्या आ गया, स्मॉल आर। ये छोटी त्रिज्या है छोटे व्रत की, और ये बड़ी त्रिज्या है बड़े व्रत की, कैपिटल आर। यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज ओ पी ए की बात करें कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब हमने त्रिभुज चुना है ओपीए यानी ये वाला, तो 90 का एंगल यहाँ है तो इसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो जो कैपिटल आर है वो अपने पास कर्ण है, तो आर का स्क्वायर। आधार हम एपी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर, और लंब यहाँ पर हम लिखेंगे ओपी। लंब ओपी वो अपने पास स्मॉल आर है। यानी आप चाहे तो यहाँ पर एक बार भुजाओं के नाम लिख दीजिए, उसके बाद में इनकी जो माप वगैरह है वो लिख देना। यानी कर्ण हो जाएगा एओ, फिर आधार हो जाएगा एपी, और लंब हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। एओ का जो माप है वो अपने पास है कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, इसकी माप हमें पता नहीं है। ओपी का स्क्वायर, ओपी है वो अपने पास क्या है, स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यानी हमने ये वाला समकोण त्रिभुज चुना और वहां से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक इक्वेशन बनाई। वैसे हम ये वाला समकोण त्रिभुज भी चुन सकते हैं और यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया जा सकता है।
ये जो सिद्ध करने का था वो हमने यहाँ पर भेज दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में उत्पत्ति है अपने पास। ये वाला समकोण त्रिभुज चुना, यहाँ से हमने कैपिटल आर का स्क्वायर निकाल दिया। वैसे हम दूसरा समकोण त्रिभुज चुने, समकोण त्रिभुज अगर हम समकोण त्रिभुज OPB की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज OPB, उसके अंदर भी पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। जहां कहीं पर भी समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का माप देखें यहाँ पर 90 के सामने, तो ये कैपिटल आर है, ये हो जाएगा अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर। आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा अपने पास PB। अब एक बार चाहे तो इसके भुजाओं के नाम वो भी स्क्वायर, आधार है अपने पास PB स्क्वायर और लंब है अपने पास OP स्क्वायर। OB का स्क्वायर यहाँ OB अपने पास कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। PB स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो PB स्क्वायर की जगह PB स्क्वायर, और OP का माप है अपने पास स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर अपने पास समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया है। अगर समीकरण 1 की बात करते हैं तो वो भी अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है। समीकरण 2 की बात करें तो वो भी अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है। यानी इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों समीकरणों में वो बराबर है, तो इसके जो राइट हैंड साइड होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, PB स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट गया, यानी अपने पास आ गया है AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AP और PB आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के स्क्वायर बराबर हैं। तो यहाँ से AP और PB भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और शायद यही हमें सिद्ध करना। यानी हमें दिया हुआ था कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसके अंदर बड़े वृत्त की कोई जीवा है वो छोटे वृत्त को केवल स्पर्श करके चली जाती है। तो कहा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहां पर ये जीवा है वो समद्विभाजित होती है, यानी AP और PB आपस में बराबर आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही यहाँ पर ये स्पर्श करके जाती है तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर 90 का कोण बनता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा ये भी कर्ण हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास 90 के एंगल वाले दो त्रिभुज बनते हैं, दो समकोण त्रिभुज है, दोनों जगह पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखते हैं तो दोनों का जो कर्ण है वो कैपिटल आर है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो दोनों के लिए बराबर आएगा। तो कर्ण के स्क्वायर दोनों के लिए निकालें और दोनों को बराबर कर दिया, तो अपने पास AP स्क्वायर है वो PB स्क्वायर के बराबर आया, यानी AP और PB आपस में क्या हो गए, बराबर। और यही हमें प्रूव करना था। यानी आगे से हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर अपने पास सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं तो बड़े वृत्त की कोई जीवा है अगर वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो इस स्पर्श बिंदु पर वह जीवा समद्विभाजित होगी। ये अपने पास एक्सरसाइज 10.2 के अंदर सवाल भी मिलेगा जिसके अंदर हमें इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। वहां पर भी हम दो समकोण त्रिभुज चुनेंगे, वहां पर भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और यहाँ से भुजाओं के मान पता करने हैं। तो अगर डायरेक्ट इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होगी, यानी जो जीवा है वो उस स्पर्श बिंदु पर क्या हो जाएगी, समद्विभाजित। तो अगर हम एक का मान निकालते हैं तो दूसरे का मान हम डायरेक्ट वो का वो लिख सकते हैं। अगला है अपने पास कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर दो कोण OPQ है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला अपने पास क्या है, एक वृत्त है जिसके अंदर कहा गया है कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है TP और TQ, यानी जो बाह्य बिंदु है वो T है, वहां से दो स्पर्श रेखा है TP और TQ, यानी इसके बाहर हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट T। वहां से दो स्पर्श रेखा खींचनी है
एक स्पर्शरेखा होगी अपने पास टीपी और एक हो जाएगी टीक्यू। एक स्पर्शरेखा तो अपने पास ये हो गई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पी, और एक स्पर्शरेखा अपने पास टीक्यू। सिद्ध कीजिए कि कौन पी टी क्यू, यानी कौन पी टी क्यू, ये वाला जो कौन है कौन पी टी क्यू, ये दो कौन ओपी क्यू के बराबर है। तो कौन ओपी क्यू के लिए यहाँ पर केंद्र ओ होना चाहिए, ये अपने पास केंद्र ओ है। तो कहा है कि जो पी टी क्यू है वो दो कौन ओपी क्यू के बराबर है। कौन ओपी क्यू कब बनेगा, जब ओ पी और क्यू को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। उनको क्या कर देना है, मिला देना है। यानी ये अपने पास कौन है ओ पी क्यू, और ये है अपने पास पी टी क्यू। यानी अगर हम ओ पी क्यू का डबल करते हैं, ओ पी क्यू का क्या करते हैं डबल, तब जाके अपने पास ये पी टी क्यू कौन आता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले दिया हुआ क्या है वो लिख देते हैं। वो केंद्र वाला वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त जिसमें टीपी व टीक्यू स्पर्श रेखा है। वो केंद्र वाला अपने पास वृत्त था जिसके अंदर टीपी और टीक्यू हमने क्या लिखी है, स्पर्श रेखा। सिद्ध क्या करना है कि कौन पीटीक्यू, सिद्ध करना है कि कौन पीटीक्यू वो बराबर हैं दो कौन ओपीक्यू। ये हमें सिद्ध करना है कि अगर हम ओपीक्यू का डबल करेंगे तो अपने पास कौन कौन सा आएगा, पीटीक्यू। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीटीक्यू बराबर दो कौन ओपीक्यू। अगर दो को हम इधर भेजते हैं तो बटे में आ जाएगा, यानी पीटीक्यू का आधा करेंगे तो अपने पास ओपीक्यू आएगा। दो तरीके से बात को बोल सकते हैं कि ओपीक्यू का डबल करते हैं तो पीटीक्यू आता है, या फिर कहें कि पीटीक्यू का आधा करते हैं तो ओपीक्यू आता है। ये दोनों बातों में से किसी एक बात को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देख लेना है कि हमें एंगल ओपीक्यू किस प्रकार से मिल सकता है। अगर एंगल ओपीक्यू की बात करें, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण अपने पास कब आएगा, जब इस पूरे वाले कोण के अंदर से ये वाला कोण हम क्या कर दें, घटा दें। यानी यहां से यहां तक ये जो पूरा कोण है इसके अंदर से हम यहां से यहां वाला ये कोण घटा देते हैं, तो अपने पास ये पीछे यही कोण बचेगा। तो उसके लिए हमें एक तो ये पूरे कोण का मान पता होना चाहिए, और ये जो अंदर वाला पी पर कोण बनेगा ये वाला, इससे जो बड़ा कोण है ये, इसका मान कितना है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कि टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा है तो इनकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर। एक बात तो ये, इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अगर यहाँ पर हम त्रिभुज की बात करते हैं कि यहाँ पर अपने पास जैसे त्रिभुज बनता है पी टी क्यू, ये वाला त्रिभुज, तो उसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या आ गई, बराबर आ गई। अब भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। यानी अगर इस पूरे कोण के अंदर से मैं ये थीटा घटा देता हूँ, इस पूरे कोण के अंदर से ये थीटा घटा दे तो ये वाला कोण बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना है वो बताना है। वैसे हम पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो स्पर्श बिंदु है वहां पर बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ये जो पूरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उसके अंदर से यहाँ तक ये वाला कोण कितना है, थीटा। यानी 90 डिग्री में से अगर मैं ये थीटा घटा देता हूँ तो पीछे मेरे पास कोण कौन सा आएगा, ओपी क्यू। यानी यहाँ पर अगर मुझे ओपी क्यू का कोण निकालना है तो इस ओपीटी यानी पूरा 90 कोण है, इसके अंदर से ये क्यूपीटी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी पहले अपने पास कुछ चीजें वो लिख देनी है कि
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बिंदु P पर 90 का कोण बन रहा है, तो लिख सकते हैं कि कोण OPT। OPT मतलब OPT, ये पूरा का पूरा कोण, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। कारण लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है। यानी एंगल OPT पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर अगर हम त्रिभुज PQT की बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज की, जो इधर त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर, त्रिभुज PQT में, त्रिभुज PQT में, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि TP और TQ ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। बाएं बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो लंबाई में क्या होती हैं? समान। तो TP और TQ आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। अब TP और TQ बराबर हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो TPQ, तो जो कोण है अपने पास TPQ या फिर QPT, TPQ बराबर TQP, ये वाला कोण और TPQ, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। TPQ बराबर TQP, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। P पर बनने वाला ये कोण और Q पर बनने वाला ये कोण, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसको हमने क्या मान लिया है? थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्योंकि अगर भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख, ये अगर भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान। तो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये थीटा आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? थीटा। अब हम यहाँ पर पता करते हैं कि अपने पास जो एंगल OPQ है वो किस प्रकार से आएगा। जो एंगल OPQ है वो किस प्रकार से आएगा? जब हम OPT के अंदर से ये थीटा घटाएंगे। OPT के अंदर से क्या घटाएंगे? थीटा। तो OPT में से जो कोण अपने पास है QPT या फिर TPQ, अगर ये वाला हम कोण घटा देते हैं तब जाके अपने पास ये OPQ आएगा। इस पूरे कोण के अंदर से ये वाला कोण क्या कर देना है? घटा देना है, तब जाके ये छोटा कोण बचेगा। तो कोण OPQ बराबर, OPT का मान कितना है? OPT का मान है 90 डिग्री माइनस TPQ ये अपने पास थीटा है, यानी 90 डिग्री में से क्या घटाना है? थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो थीटा की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये जो अपने पास त्रिभुज है TPQ, इसके अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो अपने पास कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी अगर हम त्रिभुज TPQ और TQPQ को थीटा लिखते हुए इसके तीनों कोणों का योग 180 दिखाते हैं तो ये अपने पास बनेगा थीटा प्लस कोण PTQ, ये तीनों का योग अपने पास कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 योग दिखाना है तो यहाँ पर जो कोण TPQ यानी P पर बनने वाला कोण, फिर प्लस में Q पर बनने वाला कोण TQP और T पर बनने वाला कोण PQT, यानी ये बन जाएगा अपने पास PTQ। तीनों का योग कितना आ जाएगा? 180। P पर बनने वाला कोण, Q पर बनने वाला कोण और T पर बनने वाला, PQ और T,
इस तीनों जगह जो कोण बनेंगे वो अपने पास योग कितना देंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना आता है 180। तो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये कोण PTQ, ऐसा का ऐसा। तो ये अपने पास थीटा हो जाएगा, ये अपने पास थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये PTQ है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस कोण PTQ, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे दे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस PTQ बटे में 2। यानी हमने कहा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो थीटा प्लस कोण टी लिखा, थीटा प्लस कोण टी कितना आ गया 180, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये हो गया प्लस का PTQ इधर आया तो माइनस का, फिर 2 थीटा हुआ तो 2 का भाग दिया तो ये 180 में भाग देने पर 90 डिग्री आया, और ये PTQ में 2 का भाग दिया तो बटे में कितना लिखा 2। यानी यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू मिल गई है, किसकी वैल्यू मिली थीटा की। अब इस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस थीटा की वैल्यू को हम कहाँ रखें यहाँ पर, तो OPQ और PTQ के बीच में संबंध मिल जाएगा। ये अपने पास किसका मान आ गया थीटा का, इसको हमने माना समीकरण 1। अब हमने कहा कि OPQ का मान कैसे आएगा, जब OPT के अंदर से ये P वाला कोण घटा देंगे, यानी OPT के अंदर से ये P वाला कोण घटाएंगे तो अपने पास OPQ आ जाएगा। तो OPT का मान था 90 डिग्री, और जो P पर जो एंगल बन रहा था वो अपने पास क्या है थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। यानी अगर इसको हम कहें समीकरण 2, तो समीकरण 2 में किसका मान रखना है समीकरण 1 का, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है अपने पास OPQ 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस थीटा की जगह ये लिखना है, आगे माइनस का निशान है, आगे इसके सबके दोनों के आगे माइनस लगेगा, तो 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा, और ये जो PTQ बटे 2 है ये माइनस का है, उस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस का, 90 डिग्री 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, यानी OPQ बराबर कितना आ गया PTQ बटे में 2, यानी जो कोण PTQ है वो अपने पास आ गया 2 कोण OPQ, और शायद यही मैं सिद्ध करना था। देखना हमें दिया हुआ था कि O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर 2 स्पर्शरेखा है TP और TQ, हमने 2 स्पर्शरेखा खींची, फिर कहा कि सिद्ध करना है कि OPQ वाला ये जो कोण है इसका अगर हम डबल करते तब जाके अपने पास ये T पर बनने वाला कोण आता है। तो हमने देखा कि ये जो OPQ है वो बनता कैसे है, ये बनता है इस पूरे कोण के अंदर से ये P पर इधर वाला जो कोण बनता है वो घटाने पर। तो ये पूरा कोण तो हमें पता है कि 90 डिग्री का है, क्योंकि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के अंदर से ये वाला कोण घटाना है, और इसका मान हमको पता नहीं था। तो हमने कहा कि ये जैसे थीटा है, ये क्या है थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, तो कहा है कि ये और ये दोनों स्पर्शरेखा हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, तो अगर इसको थीटा माना है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा थीटा मानना पड़ेगा। अब थीटा की अपने पास कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को चुना, और जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो हमने कितना लिखे 180 के बराबर, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, प्लस में ये T वाला कोण हो गया, तीनों को जोड़ा तो कितना आया 180, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ गया, और T पर बनने वाला ये कोण बराबर में कितना आया 180। तो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू इस PTQ को इधर भेजा तो माइनस में चला गया, थीटा की वैल्यू निकाली 90 माइनस PTQ बटे 2,
फिर हमने क्या किया, जो थीटा का मान था वो वापस इसके अंदर रख दिया कि जो OPQ है वो 90 में से थीटा घटाने पर आता है। जो थीटा है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 90 से 90 कट गया, अपने पास OPQ है वो आया PTQ बटे 2 के बराबर, 2 को उधर भेजा तो जो कोण PTQ है वो मिला अपने पास 2 कोण OPQ, यानी OPQ का डबल करते हैं तब जाके अपने पास है कोण PTQ मिलता है। सिंपल सवाल है, अगर थोड़ा समझ के करते हैं तो आसानी से हो जाता है। अगला सवाल है अपने पास, वैसे इसका डायग्राम सवाल में दिया हुआ है, लेकिन अगर वो डायग्राम हम यूज नहीं भी करते हैं, स्वयं की सहायता से डायग्राम बनाते हैं तो भी इसको हल किया जा सकता है। लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, यानी अपने पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो वृत्त की जीवा है वो PQ है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी यहां पर हम एक जीवा खींचते हैं इसकी, ये वाला पॉइंट है अपने पास P, ये वाला Q, इसकी पूरी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक अगर पूरी लंबाई की बात करें तो ये है अपने पास 8 सेंटीमीटर। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी यहां पर स्पर्श रेखाएं आ रही हैं किस बिंदु से, बिंदु T से, यानी यहां से अगर हम स्पर्श रेखा बनाएं वो कुछ इस प्रकार से होगी, और यहां से अगर स्पर्श रेखा बनाएं वो अपने पास इस प्रकार होगी, यानी ये अपने पास क्या हो गई, दो स्पर्श रेखा, एक TP और TQ। TP की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये लंबाई कितनी है वो मैं ज्ञात करनी है, यानी यहां से यहां तक ये लंबाई, इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना है x है, पता नहीं है फिलहाल तो इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। कहा है कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी अगर वृत्त का केंद्र हम यहाँ पर माने तो इस पॉइंट को मिला देते हैं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और अगर इस केंद्र O को बिंदु T से मिलाते हैं हम, इस बिंदु T से मिलाएं तो यहाँ पर ये जो जीवा है वो समद्विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर है ये 4 सेंटीमीटर बच जाएगी, और नीचे भी ये कितनी बचेगी 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो ये त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को M माने, इसको हमने क्या लिख दिया M, तो क्या हम OM का मान ज्ञात कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये वाली भुजा में 4 दी गई है, ये वाली भुजा 5 दी गई है, यहाँ पर समद्विभाजन हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, एंगल कितने का बन जाएगा 90 का, इसके इधर भी कौन बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 90 का हो जाएगा। और बात करें P की, तो P है वो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य है, यानी यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर अपने पास टोटल मिलाकर 3 समकोण त्रिभुज बनते हैं, उन समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पर क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। वैसे अगर इसके अंदर लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमें लंबाई पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं y, यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई क्या लिखते हैं y। तो यहाँ पर कौन कौन से समकोण त्रिभुज बनते हैं पहले वो निकाल देते हैं। यानी पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है P, फिर यहाँ पर है अपने पास M, और ये है अपने पास T। इसके अंदर ये वाली भुजा है अपने पास X, ये वाली भुजा है अपने पास Y, और ये वाली भुजा है अपने पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम इधर वाला ये छोटा त्रिभुज निकालते हैं, इस छोटे त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास P, यहाँ पर है M, यहाँ पर है O, ये जो PO है ये है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और ये जो PM है ये लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर।
ओ एम का मान हमें पता नहीं है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इधर भी एंगल है वो 90 डिग्री का है। फिर अपने पास एक और समकोण त्रिभुज है, ये वाला। अगर इसको बनाए ये अपने पास कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इसके अंदर बात करें तो ये पे लिखा हुआ है P, ये वाला है अपने पास O, और ये वाला है अपने पास T। ये अपने पास लिखा हुआ है X, ये वाला है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और इसके सामने TO। ये पूरा हमें पता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अपने पास एक लाइन भी खींची हुई है, यहाँ पर है M, ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक Y, और ये OM इसका मान दिया हुआ नहीं है, ये है अपने पास 4 सेंटीमीटर। यानी इस डायग्राम को हमने यहाँ पर खोल कर बनाया है, तो अपने पास यहाँ पर 3 त्रिभुज बनते हैं। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर x है, y है, 4 है, तो इसको हल करना मुश्किल है। इसके अंदर बात करें तो ये 4 है, 5 है, और ये m है। इसके अंदर 90 का एंगल यहाँ पर आएगा, 4, 5 और ये 90 का कोण, यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, इसको लंब मान सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। यानी पहले अगर हम ये वाला त्रिभुज चुनते हैं तो ये आधार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज चुनते हैं, त्रिभुज PMO में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PMO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। आधार का मान ज्ञात करना है, OM ऐसा का ऐसा OM स्क्वायर। लंब का मान है 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये OM का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 16 इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। तो OM स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो OM बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है ये हमें कितनी मिल गई है 3 सेंटीमीटर। तो OM का मान हम लिख सकते हैं 3। यहाँ पर भी देखना OM था, इसको हमने कितना लिखा 3 सेंटीमीटर। OM कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल का जो काम था वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो ये 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा y प्लस 3। यानी अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये अपने पास कर्ण है, इसको आधार और लंब मान सकते हैं। ये भी अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, इसको आधार और लंब मान सकते हैं। यानी पहले अगर हम ये वाला समकोण त्रिभुज चुने, यानी समकोण त्रिभुज PMT में, समकोण त्रिभुज PMT में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो 90 के सामने x है, तो ये हो गया x का स्क्वायर। आधार की बात करें तो आधार क्या है y, y का स्क्वायर प्लस लंब की जगह है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यानी x और y के बीच में हमें संबंध मिला है कि x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 16। यानी इस समकोण त्रिभुज का भी काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब इस समकोण त्रिभुज की बारी, यहाँ पर जो 90 का एंगल है वो P पर बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज OPT में, समकोण त्रिभुज OPT में इधर भी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर 90 के सामने भुजा क्या है
y प्लस 3, यानी कर्ण का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। आधार की बात करें तो आधार x को लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं। केवल कर्ण वाली भुजा फिक्स रखनी है, आधार और लंब को तो आपस में चेंज कर सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25। समीकरण नंबर 2। y प्लस 3 का होल स्क्वायर आया x स्क्वायर प्लस 25 और x स्क्वायर का मान हम पहले निकाल चुके हैं, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ये अपने पास बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस में क्या आ जाएगा 25। ये एक्स स्क्वायर हटा दिया, उसकी जगह हमने लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 16। वाई प्लस 3 का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 3, ये हो जाएगा 6y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 41। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस का 9 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 6y बराबर 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 32। तो y बराबर हो जाएगा 32 बटे में 6। देखे तो 2 से कटता है, 2 से काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 16 बटे 3। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो किसकी चाहिए थी, x की। तो y का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, ये चाहे तो समीकरण 1 के अंदर रखे या समीकरण 2 के अंदर। पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर, तो y का मान किसके अंदर रखे, समीकरण 1 में। अगर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर मतलब, नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 और y की वैल्यू हमें मिली है 16 बटे 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 बटे 3 का स्क्वायर प्लस में 16, 16 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा अपने पास 256 और बटे में आ जाएगा अपने पास 9। अगर यहाँ पर हमें एलसीएम लेते हैं तो 1 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9, ये रहेगा 256, 1 का भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो 144, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 400 बटे में आ जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 400 बटे में 9, अंडर रूट 400 होता है 20 और अंडर रूट 9 होता है 3। एक्स अपने पास क्या थी, टीपी की जो लंबाई थी वो कितना आ गया है 20 बटे 3 सेंटीमीटर, यानी जो स्पर्श रेखा अपने पास टीपी है उसकी जो लंबाई थी एक्स वो अपने पास क्या आ गई है 20 बटे 3 सेंटीमीटर। अगर पूरा हम एक ही डायग्राम से हल करते हैं तो हो सकता है अपने पास कुछ कॉम्प्लिकेशन तैयार हो जाए, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सवाल को इजीली हल करना है। तो यहाँ पर देख लेना है कौन कौन से समकोण त्रिभुज बनते हैं, उन समकोण त्रिभुजों को बाहर निकाल देना है। सबसे पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को हल करना है क्योंकि ये सिंपल है, ये 4 है ये 5 है, ये अपने पास कितनी हो जाएगी 3 पाइथागोरस पर में से, ये 3 है वह y है तो टोटल मिलाएंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, दोनों पे पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, हल करते हैं तो y का मान 16 बटे 3 आता है और y की वैल्यू आप x वाले किसी भी इक्वेशन के अंदर रखें तो x का मान आपके पास आएगा 20 बटे 3। इसके साथ ही अपने जब पास जो एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड वो सारे अपने कंप्लीट होते हैं। वैसे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको थोड़े देखने में कठिन लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ के हल करते हैं तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें आशा है आपको ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे।